जेटी में हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। अब वो कुछ कंडीशंस ऐसी है इंटेस्टाइन के अंदर जिसमें डाइजेशन ख़राब हो जाती है या एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। जो कल का टॉपिक है उसके साथ क्लिनिकली जो रेलेवेंट कंडीशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। उसको हम एज अ ग्रुप क्या कहेंगे? मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें फूड की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होती। डाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कम्प्लेक्स पार्टिकल को हम सिंपल में कन्वर्ट करें वो डाइजेशन है। अगर उस सिंपल पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन से हम ब्लड में ले जाए तो उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब कुछ कंडीशन या कुछ डिजीजेज ऐसी होती है कि जिसमें फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उसको हम मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखे अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, a group of disorders in which there is impaired absorption of food in the small intestine। क्योंकि ये बात हमें फिजियोलॉजी से पता है कि फूड की मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन खराब हो जाए तो उसको मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें जो पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। मैंने आप लोगों को बताया भी था, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में याद रखें, इन दिस कंडीशन लैक्टोज इन द डाइट इज नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड। तो इसमें लिखे इन दिस कंडीशन lactose is not absorbed properly because of lactase deficiency। ठीक है, ये इसका काज है। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की मेन वजह क्या है, आंसर इज विच एंजाइम डेफिशिएंसी? लैक्टेज डेफिशिएंसी। लैक्टेज मैंने बताया था ये वो एंजाइम है कि ये लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो लैक्टोज है ये तो डाइसैकेराइड है, लेकिन एब्जॉर्ब सिर्फ वो मोनोसैकेराइड होते हैं। तो अगर पेशेंट में लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो तो फिर लैक्टोज जनाब ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी। मैकेनिज्म में लेके इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, देखिए बहुत आसान है। एक्चुअली अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जनाब मिल्क आती है, नंबर 2 योगर्ट, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं इसके अंदर जनाब लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज रिच अगर कोई आप लोगों से पूछे दैट शुड बी मिल्क। मिल्क के अंदर जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर लैक्टोज होता है। अब डेयरी प्रोडक्ट के जरिए फूड में जब भी हम ये चीज़ें लेते हैं तो उसके अंदर हमें बाहर से जनाब जो डाइसैकेराइड मिलता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। अब लैक्टोज हमने मिल्क के जरिए लिया है और ये एसोफेगस के थ्रू स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आए हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्लीज याद रखें यहाँ पे जनाब ब्रुश बॉर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रुश बॉर्डर्स विच इज आल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल वेलाई। इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेस्टाइनल वेलाई, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सो ब्रुश बॉर्डर्स या इंटेस्टाइनल वेलाई दे रिलीज वन ऑफ द एंजाइम विच इज नोन एज लैक्टेज। उसका नाम क्या है? लैक्टेज है। और ये जो लैक्टेज एंजाइम है ये इस लैक्टोज को तोड़ता है। क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है दो चीज़ों में, वन इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड आई थिंक जिस बंदे ने प्रीवियस 2-3 दिन लेक्चर लिए है ये सारी कहानी उसमें हमने डिस्कस की है। क्लियर है कि नहीं? कि जो बंदा डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है उन डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, मिल्क के अंदर, योगर्ट के अंदर क्या चीज़ होता है? लैक्टोज। ये लैक्टोज जब फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है तो इसके खिलाफ इंटेस्टाइनल वेलाई क्या रिलीज करता है? लैक्टेज। एंड दिस लैक्टेज विल ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड
गैलेक्टोज। और फिर ये दोनों चाहे ग्लूकोज हो या गैलेक्टोज हो, दे इज इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एब्जॉर्ब होते ब्लड में और ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब होने के बाद ये एनर्जी देती है, बॉडी को क्या कहते हैं, एनर्जी देती है। क्लियर है? अब ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजी है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी ब्रुश बॉर्डर्स या इंटेस्टाइनल वेलाई, उससे कौन सा एंजाइम नहीं आता, लैक्टेज। इफ देयर इज नो लैक्टेज दिस कॉल्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी, उसको क्या कहते हैं, लैक्टेज। तो अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिर ये लैक्टोज हम नहीं तोड़ पाएंगे। जब ये हम नहीं तोड़ेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मेल एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं। अब ये मेल एब्जॉर्प्शन किस चीज की होगी, लैक्टोज की। अब जब लैक्टोज इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, इट विल ड्रा वाटर फ्रॉम द सेल, इट विल ड्रा वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल। ये जो इंटेस्टाइनल सेल है उसे क्या ड्रा करेगी, वाटर, और उसकी वजह से इट लीड्स टू ऑस्मोटिक डायरिया। ये एग्जाम में आता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसमें लैक्टेज नहीं है, तो वो ऐसा फूड नहीं टोलरेट करेगा जिसके अंदर क्या मौजूद हो, लैक्टोज। इस डिजीज का नाम क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आप लोगों को ये आसान चीज जहन में याद रखनी है कि जब हम मिल्क लेते हैं, मिल्क हम कहते हैं यार आजकल मैं मिल्क ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी में पेन भी नहीं है, मेरी बॉडी में एनर्जी है। इसका वजह यह है कि मिल्क के अंदर कौन सी चीज है, लैक्टोज है। लैक्टोज को हमने एब्जॉर्ब करना है, जब इसको हम कन्वर्ट करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटेस्टाइन में क्या होना जरूरी है, लैक्टेज। जिस लोगों में लैक्टेज एंजाइम ना हो, तो उस एंजाइम ना होने की वजह से लैक्टोज आगे जा सकेगा, नहीं जाएगा। तो लैक्टोज एब्जॉर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए इसको तो हम तोड़ेंगे। ये डाइसैकेराइड है और ये क्या है, मोनो। और ये शर्त हमने बताई है कि कार्बोहाइड्रेट ओनली एब्जॉर्ब इन दी मोनोसैकेराइड फॉर्म। किस फॉर्म में, मोनोसैकेराइड। तो जब लैक्टोज इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, इट विल क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये नियर बाई सेल से क्या ड्रा करेगी, वाटर, विच कैन लीड टू ऑस्मोटिक डायरिया। तो डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क या योगर्ट लेने के बाद डायरिया का हो जाना, दैट इज इनडायरेक्टली अ केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके दो नाम है, ये तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं, इसको हम लैक्टेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें लिखे व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में ये पेशेंट जब आते हैं तो कैसे प्रेजेंट करेंगे। नंबर 1, डायरिया, डायरिया आफ्टर, आज ये बात इसके साथ शर्त है, टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट, कि डेयरी प्रोडक्ट के बाद जनाब पेशेंट को जनाब डायरिया हो जाता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। नंबर 2, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस, क्या होगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस, एब्डोमिनल या जीआईटी डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है। और समटाइम दीज पेशेंट आल्सो कंप्लेन माइल्ड एब्डोमिनल पेन, इन लोगों में क्या होती है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन। एंड दीज पेशेंट समटाइम आल्सो कंप्लेन वीकनेस। वीकनेस इसलिए होता है कि डायरिया कैन लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड, और अगर डायरिया की वजह से फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा लूज हो जाए, then the person develop dehydration symptom। फिर क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से the patient may develop weakness, उसमें क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे लेके व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। यार अगर एक पेशेंट है वो कहता है कि मिल्क लेने के बाद सून उसको डायरिया होता है, तो फिर उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत तो नहीं है। तो इट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो अगर आपके पास पेशेंट आता है वो कहते हैं जनाब उसको डायरिया है, तो आपने ये बात जरूर पूछनी है कि आपको जो डायरिया हुआ था उससे पहले कोई चीज ली है कि नहीं। वो कहेगा खाना खाने के बाद, मिल्क लेने के बाद, बाहर से फूड लेने के बाद। अगर बाहर से किसी रेडी वाले से फूड लेने के बाद बंदे को डायरिया हो जाता है, दैट इज फूड पॉइजनिंग। वो क्या है, फूड पॉइजनिंग। लेकिन मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट के बाद ये मेनली लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो इसका मतलब कि प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद दैट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम जनाब अगर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लैक्टेज लेवल चेक करते हैं, और अगर हम लैक्टेज लेवल चेक करें दैट विल बी डेफिशिएंट, या तो वो बिल्कुल नहीं होगा या ना होने के बराबर होगा, क्योंकि लैक्टेज ना होने की वजह से लैक्टोज टॉलरेट नहीं होगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, शाबाश। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लैक्टोज फ्री मिल्क। क्या कर रहे हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क। इसको हम कहते हैं फार्मूला मिल्क। आजकल मार्केट के अंदर ये जो डिवाटसन है या शाहीन फार्मेसी है,
इन बड़े बड़े फार्मेसीज के अंदर ऐसे मिल्क आ चुके हैं जिस पे लिखा होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। किसी भी दिन शॉप में जाए वैसे किसी और पर्पस के लिए, तो आप उसको वैसे बताए सर लैक्टोज फ्री मिल्क दिखाए, आप देख ले एक दफा उस चीज को आप देखेंगे तो ये कंडीशन आपके जहन में बैठ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो लैक्टोज फ्री मिल्क उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों में डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। क्लियर है? और ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये बच्चों में कॉमन है। किसमें कॉमन है? बच्चों में। तो मतलब आप लोगों से माँ ये पूछती है या उसके पेरेंट्स ये पूछते हैं कि अगर मेरे बच्चे को मिल्क लेने के बाद डायरिया होता है, आया ये पूरी जिंदगी मिल्क नहीं ले सकेगा? आपने बताने वी विल गिव द मिल्क, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वो ऐसा मिल्क होगा ये नॉर्मल जो हम यूज करते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि दूध जो है ये बहुत सारी चीज़ों की कम्बिनेशन होती है, उसमें हम वो चीज़ माइनस करेंगे जिस वजह से बच्चे को क्या होता है, डायरिया, एंड दैट इज लैक्टोज। इसलिए हम क्या देंगे, लैक्टोज फ्री मिल्क। और आखिर में लेके अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, पेशेंट को बताएंगे कि डेयरी प्रोडक्ट लेना क्या करें, अवॉइड करें। कि जिस बंदे को मतलब जिस बंदे को जिस चीज़ की वजह से डायरिया है एटलीस्ट वो ना लिया करे। क्लियर है? तो डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना क्योंकि वो डायरिया कराता है, और लैक्टोज फ्री मिल्क पे डाल देना। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर दी लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके मेल एब्जॉर्प्शन कंडीशन में द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी ये नेक्स्ट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेंट बाय पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी? अ कंडीशन इन विच pancreas release not enough enzyme which is required for the complete digestion of food। अगर पेंक्रियाज इतना एंजाइम ना दे सके जिस पे हम कंप्लीट फूड की डाइजेशन करें तो उसको पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ पे लिखे कि अ कंडीशन इन विच pancreas is not produce enough enzyme which help in food digestion, that is known as a pancreatic insufficiency। and everybody know कि फूड की जो डाइजेशन है मैक्सिमम वो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स करती है, चाहे वो ट्रिप्सिन है, चाहे अमाइलेज है, या चाहे लाइपेज है। 90% फूड डाइजेशन दैट इज डन बाय पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर पेंक्रियाटिक अमाइलेज की बात करें तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये हमने पढ़ा है कि नहीं? फिर इसमें देखें पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, ये भी हमने पढ़ा है, दैट इज मेनली हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। ये किस में काम करती है, प्रोटीन डाइजेशन। और एक हमने पढ़ा था पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये किस में काम करता है, लिपिड डाइजेशन। अब मेन ये तीन एंजाइम है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। आपसे ये पूछा जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर कि जो अमाइलेज है पेंक्रियाटिक, एक सलाइवरी अमाइलेज है, वो बहुत कम डाइजेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन 90% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कौन करता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज करता है। पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है ये लिपिड फूड की डाइजेशन करता है। अब अगर ये तीन एंजाइम पेंक्रियाज इतना रिलीज ना करे जिसपे हम कंप्लीट फूड की क्या कर सके, डाइजेशन, तो ऐसे कंडीशन को पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मीन नाकाफी, कि पेंक्रियाज नॉट इनफ प्रोड्यूस these enzymes which help in the food digestion। तो फिर क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशन होगी? अब इसमें जो मेन पॉइंट है इसमें लेके काजेस कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो सकती है। अगर हम बच्चों की बात करें, यहाँ पे लेके कल मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टिक फाइब्रोसिस, याद है कि नहीं? ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस है वो थिक हो जाती है। वेरी गुड। तो इसमें पेंक्रियाटिक जो जूस है या सिक्रीशन है वो भी थिक होगी, तो फिर वो जूस इतनी आगे नहीं जाएगी कि वो फूड की क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो बच्चों के अंदर फॉर एग्जांपल इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का एक काज सिस्टिक क्या है, फाइब्रोसिस है। नेक्स्ट लेके
पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये हो सकती है कि नहीं? क्योंकि जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है ये किसके अंदर आती है शाबाश? पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो उस पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो कैन दिस एंजाइम रीच टू द ड्यूडेनम? नो। जब ये ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचेगी तो देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखें पेंक्रियाटाइटिस, किस कंडीशन में? पेंक्रियाटाइटिस, चाहे वो अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो, क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो। तो अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर पेंक्रियाज अगर अंदर से खुद डैमेज है तो इन एंजाइम को सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास जनाब क्या हो सकता है? देयर विल बी पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। अब इसमें क्लिनिकल फीचर लेके काश कोई भी हो, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर। लेकिन आज तक आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इन चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। लेकिन अगर बड़ों में पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी आ जाए तो पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लेके दैट इज इन एडल्ट, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन एडल्ट, ये बड़ों के अंदर मोस्ट कॉमन काज हो सकता है। ये आगे पढ़ाऊंगा कि पेंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती है, किस तरह होती है। इसका मोस्ट कॉमन काज गाल स्टोन होता है। क्या होता है? गाल स्टोन, जो गाल ब्लैडर का स्टोन होता है, लेकिन वो हम आगे इसकी रिलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे लेके क्लिनिकल फीचर, अगर पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है तो यहाँ पे लेके कि मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट, हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑल फूड। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट ऑल फूड। देखिए अगर पेंक्रियाज अपना एंजाइम सही तरीके से सफिशिएंटली ना दे सके तो उसमें न कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगी, न प्रोटीन होगी, न लिपिड। तो एक किस्म की फूड खराब होगी कि सारी की सारी? तो ऑलमोस्ट सारी की सारी। तो अगर लिपिड को हम डाइजेस्ट ना करें, एब्जॉर्ब ना करें, तो फिर अनडाइजेस्टेड लिपिड या फैट ये स्टूल में जाएगी कि नहीं? एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटूरिया। अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल इज कॉल्ड स्टेटूरिया। क्लियर है? नंबर 2, अगर हम इन चीज़ों की डाइजेशन ना करें, एब्जॉर्प्शन ना करें, तो ये चीज़ें ब्लड में जा सकेगी? नहीं जाएगी। जब ये ब्लड में नहीं जाएगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो देयर विल बी वेट लॉस। इसमें क्या होता है? वेट लॉस। आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है उसका वजन जो है वो कम होता जाएगा। पेशेंट कहेगा कि मुझे अपने आप में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा वजन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डे और 2, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। ये क्रोनिक कंडीशन है कि एक्यूट है? क्रोनिक है, ये ज्यादा देर तक होता है। तो अगर इन सब फूड की डाइजेशन खराब हो, एब्जॉर्प्शन खराब हो, तो हमें तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी ना मिलने की वजह से याद रखें देयर विल बी वेट लॉस। क्लियर है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेके वोमिटिंग। पेशेंट को क्या हो सकती है? वोमिटिंग हो सकती है, लेकिन इस वोमिटिंग के अंदर बाइल होगी, दैट इज कॉल्ड बिलियस वोमिटिंग। इसको क्या कहते हैं? बिलियस। ऐसा वोमिटिंग जिसके अंदर पेशेंट कहे कि जब वो उल्टियाँ करता है उसके अंदर ग्रीन कलर फ्लूइड होता है। ऐसा वोमिटिंग जिसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर फ्लूइड इन द वोमिट इज कॉल्ड बाइल एंड दैट इज कॉल्ड बिलियस वोमिटिंग। इसको क्या कहते हैं? बिलियस। नेक्स्ट एमसीक्यू याद रखें कि डिफिशिएंसी ऑफ, देखें डिफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकती है कि नहीं? फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के। तो मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखे कि जनाब व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इसकी हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या करेंगे? व्हाट इज द ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन ट्रीट द कंडीशन। तो नंबर 1 हम ट्रीटमेंट ऑफ, चले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो बुक में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट अपनी प्रैक्टिस से इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। अगर एक बच्चा है उसमें स्टेटूरिया है, वेट लॉस है, वो वोमिटिंग पे वोमिट कर रहा है, और आपके जहन में है कि जो कुछ खा रहे हैं उसमें ना डाइजेस्ट हो रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आप कौन सी कंडीशन के बारे में सोचेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसको डायग्नोज करने के लिए स्वेट टेस्ट कराया जाता है। स्वेट टेस्ट, इसको क्या कहते हैं? स्वेट टेस्ट, याद रखें। और स्वेट के अंदर हम क्लोराइड चेक करते हैं, इसको क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लेके क्लोराइड चेक करेंगे, CHLORD, क्लोराइड इन स्वेट, मतलब पसीने के अंदर हम क्लोराइड कंसंट्रेशन चेक करते हैं, और वो 60 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आगे इसकी बारी आएगी। लेकिन स्वेट टेस्ट के अंदर क्लोराइड चेक करना इनडायरेक्टली किस डिजीज के लिए होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आप बड़ों में सस्पेक्ट करेंगे और आप ये देखेंगे कि मे भी इसमें डक की क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन, तो अल्ट्रासाउंड ऑफ दी एब्डोमेन करेंगे। बात समझ गए कि नहीं?
अगर हम एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड करें तो वो हमें ये बताएगी कि आया डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, और वो ये भी बताएगी कि आया पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो पेंक्रियाटाइटिस और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ये हमें किसके जरिए पता चलती है? अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलती है। ठीक है, आखिर में लिखे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने लिखना है कि इट डिपेंड अपॉन द काज। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द काज। इसका मतलब ये है कि काज के ऊपर जाकर डिपेंड करता है कि इसका इशू किस वजह से है। तो जब तक हम काज को डील नहीं करेंगे तब तक ये सिम्टम रिवर्स नहीं हो सकते। तो द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी दैट इज डिपेंड अपॉन द काज। सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसको डील करें, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिलीव करें, पेंक्रियाटाइटिस है तो उसको ट्रीट करें। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर आप लोगों से कोई दो सवाल पूछे कि पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में बस दो बात अगर पेशेंट में आए तो हम कहेंगे कि यार ये पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। वो क्या है? द क्लासिकल टू फाइंडिंग इन पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इज नंबर 1 स्टेटूरिया। क्या होता है? स्टेटूरिया। ऑल पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम कैन कॉज स्टेटूरिया। और नंबर 2 दैट इज वेट लॉस। क्या होगा? वेट लॉस। ये जो दो बातें हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज लेके थर्ड नंबर। द थर्ड नंबर डिजीज इन मेल एब्जॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड सीलियक डिजीज। ये नाम सुना है क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज के बारे में लिखे इट इज आल्सो नोन एज gluten sensitive enteropathy। क्लियर है कि नहीं? ये इसका दूसरा नाम है। सीलियक डिजीज इज आल्सो नोन एज ग्लूटन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। एंटीरो का मतलब क्या है? हाँ, एंटीरो मीन इंटेस्टाइन, पैथी मीन डिजीज। इट इज अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन स्पेशली इन दैट फूड विच कंटेन ग्लूटन प्रोटीन। अब ये जो ग्लूटन प्रोटीन है ये वीट के अंदर होता है, गंदम के अंदर। किसके अंदर? गंदम, वीट के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जब भी गंदम वाली रोटी वो लेते हैं उसके बाद डायरिया हो जाता है, क्योंकि वीट के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? ग्लूटन है। कुछ लोगों में जो ग्लूटन है वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। मिल्क लेने के बाद डायरिया का होना दैट इज कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेकिन वीट कंटेनिंग डाइट के बाद डायरिया का होना दैट इज सीलियक डिजीज। वो क्या होता है? सीलियक डिजीज। तो हम कहेंगे कि वीट के अंदर जो ग्लूटन है फॉर दैट इंटेस्टाइन इज हैविंग प्रॉब्लम दैट इज वेरी वेरी सेंसिटिव, और वो ग्लूटन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी। क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी काज क्या है, कि व्हाट इज द काजेस। तो लेके कि वाई इस लोगों के अंदर ग्लूटन एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेके इडियोपैथिक, वो डिजीज जिसका हमें एग्जैक्ट काज का पता ना हो तो क्या कहते हैं? इडियोपैथिक। इडियोपैथिक वो बीमारी होती है जिसका हमें एग्जैक्ट काज का पता ना चले, इडियोपैथिक। लेकिन यहाँ पे लेके जेनेटिक एसोसिएशन, कुछ बच्चों के अंदर ये फैमिली में होता है। लोग कहते हैं कि यार इस बच्चे में मतलब ग्लूटन का मसला है, ये बच्चा जब भी गंदम वाली चीज खाता है उसको डायरिया होता है। और लोग कहते हैं कि इसके खानदान में इसके दूसरे भाई को भी था, तीसरे भाई को भी था। तो मतलब ये ग्लूटन का जो मसला है ये जीन के साथ क्या होता है? हाँ जी, लिंक होता है। और जेनेटिकली आप लोगों ने याद रखना है इसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA स्टैंड फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DQ2 एंड DQ8 डिफेक्ट होता है। अगर किसी ने ये याद कर लिया दैट इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप लोगों से कोई ये पूछे इम्यूनोलॉजी में कि HLA कौन सा इसके साथ, क्योंकि HLA B27, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर एक बंदे की गेम नहीं है किस तरह ज्यादा डिटेल में याद रखें, और ना हर एक बंदा याद कर सकता है। कुछ लोग तो डेफिनेशन भी याद नहीं रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आपने अगर जेनेटिक एसोसिएशन याद रखनी है, वो बच्चा आपको ये कहे या उसके पेरेंट्स ये कहें कि यार मेरे बच्चे में वीट कंटेनिंग डाइट के बाद डायरिया होता है और ये मेरा तीसरा बच्चा है कि उसको ये मसला है, तो आपने जेनेटिक एसोसिएशन कैसे मालूम करनी है? आप एडवाइस करें HLA DQ2 एंड HLA DQ8। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर म्यूटेशन है तो फिर ये इशू क्या है? ये जेनेटिक है। क्लियर है कि नहीं? तो ये टेस्ट है, इस टेस्ट के लिए हमने ये जरूर करना है। ठीक है जी। नंबर 2, कभी कभार
क्या होता है कि हमारे अपना सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, एबनॉर्मली रिएक्ट करता है इंटेस्टाइन के विलाय के खिलाफ, और वो विलाय ऐसा डैमेज कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो फिर किसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ग्लूटन को। तो थर्ड काज है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है कि नहीं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अपनी सेल्फ इम्यून सिस्टम अगर हमारी इंटेस्टाइन के खिलाफ डैमेज करे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, इम्यून मीन हमारा सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम ही मिस्टेकनली जाकर अगर विलाय को डैमेज करें और वो ग्लूटन एब्जॉर्ब ना करें तो उस वजह से भी सीलियक डिजीज के चांसेस हो सकती है। क्लियर है? तो वी कैन से कि आवर सेल्फ इम्यून सिस्टम अटैक अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल विलाय। अब लेके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीलियक डिजीज पेशेंट में क्लिनिकल फीचर लेके, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर? नंबर 1, डायरिया आफ्टर टेकिंग वीट कंटेनिंग डाइट। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लेके नंबर 1, दिस इज अ बिग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। तो डायरिया टेकिंग आफ्टर वीट कंटेनिंग डाइट, वीट कंटेनिंग डाइट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि वीट कंटेनिंग डाइट के बाद जनाब डायरिया का होना। नेक्स्ट लिखे वीकनेस, बच्चे में क्या होगी, वीकनेस होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हो सकती है कि नहीं? इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बच्चे में वीकनेस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड समटाइम दैट इज लेथार्जी। क्या होती है? लेथार्जी। लेथार्जी मीन सुस्ती हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस फ्लूइड इन द बॉडी। क्या है? हाउ? किधर लिखा है? आपने मुझे ये भेजना है, ठीक है। लिखा है नहीं होगा। इसका आंसर सीलियक डिजीज नहीं है। तुम वैसे कह रहे हो, ठीक है ना? ये गलत है, ठीक है ना? असल में इसने सिक्यूज देखा है और इसका आंसर कुछ और होगा। देखिए बेचर डिजीज क्या होता है। ओके, याद रखे इसने एक सवाल पूछा है कि एप्सस अल्सर क्या होता है, ठीक है। एप्सस अल्सर, पता नहीं आपको ये चीजें कहाँ से मिलती है, ठीक है ना? एप्सस अल्सर का मतलब क्या है? एप्सस अल्सर इज आल्सो नोन एज माउथ अल्सर। मतलब ये है कि कभी कभार इस माउथ के अंदर चाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर। ये स्ट्रेस की वजह से होता है, ये बेचिस सिंड्रोम के अंदर होता है। इसके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन ये सीलियक डिजीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। तो ये आंसर ना करना, ठीक है, ये गलत है। हाँ ठीक है, आप पोस्ट करें तो इसका आंसर सीलियक नहीं होगा, ठीक है, वो अलग चीज है। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेके कि इसमें जनाब मेन पॉइंट ये है कि क्लिनिकल फीचर लेके, अब क्लिनिकल फीचर के बाद लेके इन्वेस्टिगेशन। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें जनाब वीट कंटेनिंग डाइट लेने के बाद डायरिया होता है, तो हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट द पेशेंट? इसमें एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है, ये प्लीज आप लोगों ने रटना है ये वाली पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। ये नाम सुना है? एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ये नाम याद रखना है। फिंगर टिप्स पे, बुक में भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीट कंटेनिंग डाइट लेने के बाद डायरिया में आप सीरम एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी करें और वो पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब कि कौन सी डिजीज है? सीलियक डिजीज है। चलिए जी, अगर आप लोग ऐसा करें कि एंटी, हाँ जी, एंटी जनाब पॉइंट ये है, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी और एंटी याद रखें ग्लाइडीन एंटीबॉडी। कौन सी? ग्लाइडीन। इसमें भी होता है एंटी ग्लाइडीन एंटीबॉडी। या फॉर एग्जांपल इसका एक और नाम भी है, ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, उसमें भी जनाब सीलियक डिजीज होगा। इसको हम TTG कहते हैं। TTG स्टैंड फॉर ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज। अब याद रखें कि ये एंटी एंडोमाइसियल
एंटी ग्लाइडीन एंटीबॉडी, क्योंकि ये ग्लाइडीन है ये प्रोटीन है और ग्लाइडीन के अंदर वीट में ग्लूटन होता है। क्या होता है? ग्लूटन। तो ग्लाइडीन और ग्लूटन दोनों प्रोटीन है और ये दोनों वीट कंटेनिंग डाइट में होती हैं। तो ये तीन चीजें याद रखें। अगर वीट कंटेनिंग डाइट लेने के बाद डायरिया हो और डायरिया में ये इन्वेस्टिगेशन करके, ये वैसे 3 एंटीबॉडी है कि एक है? हाँ, ये एक एंटीबॉडी है लेकिन डिफरेंट नेम्स के साथ आती है। एंटी ग्लाइडीन एंटीबॉडी का दूसरा नाम एंटी इंडोमाइसियल है, इसलिए मैंने आर लिखा है। इनमें से कोई भी आ जाए लेकिन हिंट से हो कि डायरिया टेकिंग आफ्टर वीट कंटेनिंग डाइट, दैट शुड बी सीलियक डिजीज। और आखिर में लेके इंटेस्टाइनल बायोप्सी या एंडोस्कोपी, इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी करते हैं। अगर आप एंडोस्कोपी करें इंटेस्टाइन की, यहाँ पे लेके एट्रोपी ऑफ, इसको हम कहते हैं विलस। विलस से मुराद क्या है? सिंगल विलाई। उसकी जो साइज है ग्लाइडीन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो छोटी रह जाती है, इसको हम कहते हैं विलस एट्रोपी। मतलब व्हाट इज विलस? विलस मीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको विलाई कहते हैं। ज्यादा को विलाई कहते हैं और एक को विलस कहते हैं। अब वीट कंटेनिंग डाइट में गंदम की रोटी जब हम खाते हैं, गंदम वाली, ठीक है, तो उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? ग्लूटन है। अब अगर एक पेशेंट है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या चीज है? अब यहाँ पे एक पॉइंट सुन ले। एक पेशेंट है, अब आपकी बारी आ रही है, ठीक है, एक पेशेंट है उसमें ऑटो इम्यून डिजीज है और वो ऑटो इम्यून डिजीज जाकर डिफरेंट एरिया पे एक्ट करे, डिफरेंट एरिया पे रिएक्ट करे। उसमें 2 जगह आती है, वन इज स्किन। अगर स्किन पे ऑटो इम्यून डिजीज रिएक्ट करें और उसकी वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन वो हर्पीज वायरस जैसा दिख जाए, कौन सी? हर्पीज वायरस, उसका नाम डर्माटाइटस हर्पेटिफॉर्मस है। क्लियर है कि नहीं? अगर ऑटो इम्यून डिजीज है और वो रिएक्ट करें इस माउथ म्यूकोजा के खिलाफ और उसमें चाले पड़ जाए तो मे भी एब्सस अल्सर भी हो जाए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिजीज है और सेम ऑटो इम्यून डिजीज जाकर इंटेस्टाइन की विलाय को डैमेज करे और विलाय उस ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से साइज में श्रिंक हो जाए तो उसको विलस क्या कहेंगे? एट्रोपी कहेंगे। तो विलस एट्रोपी, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, एब्सस अल्सर, ये सारे के सारे सीलियक डिजीज में आ सकते हैं, लेकिन तब आएंगे जब उसके अंडरलाइन काज क्या हो? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर पूछे मोस्ट कॉमन क्या है, दैट इज डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस। बुक में आप लोगों को ये मेंशन किया गया होगा। अब डर्माटाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन लेयर। हर्पेटिफॉर्मस का मतलब ये नहीं है कि हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस जैसा लीजन कराती है, इससे उसको डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस। लेकिन ये जो विलस एट्रोपी है, दैट इज शोन दैट ऑटो इम्यून रिएक्शन डैमेज विलाई, इंटेस्टाइन में विलाई। अब सुन ले, ये इंटेस्टाइन है, सुन ले इधर, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम विलाई कहते हैं, लेकिन एक एक को हम विलस कहते हैं। क्या कहते हैं? विलस। अगर ये विलाई इंटेस्टाइन के अंदर अब ऐसी हो चुकी है, सुन ले, अब ये विलाई साइज में बढ़ चुकी है या छोटी रह गई है, दैट इज कॉल्ड विलस एट्रोपी। और ये इतनी छोटी हो जाती है कि वो वीट के अंदर फिर ग्लूटन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिस वजह से ग्लूटन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर ये वाटर ड्रा करके क्या कराता है? डायरिया कराता है। क्लियर है? अब यहाँ पे लेके एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप लोगों ने याद रखना है, एसोसिएशन के अंदर यहाँ पे लेके नंबर 1 कि जिन लोगों को सीलियक डिजीज हो और उसकी काज ऑटो इम्यून क्या हो? डिजीज हो, उसमें जनाब, हाँ जी, अ कंडीशन विच सीलियक डिजीज, उन लोगों में जिनको सीलियक डिजीज हो और उसका अंडरलाइन काज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो उन लोगों में इंटेस्टाइन के साथ साथ स्किन पे भी अटैक हो सकता है, जिसको हम डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस कहते हैं। ऐसा ना हो कि वाइवा में पूछे कि डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस और आप आसानी से कहे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस इज हर्पीज इंफेक्शन, ठीक है ना, वो कहेगा फिर आसानी से निकल भी जाओ। क्लियर है कि नहीं? तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस ये साउंड लाइक हर्पीज वायरस बट इट इज नॉट वायरल इन्फेक्शन, इट इज ऑटोइम्यून रिएक्शन ऑन द स्किन स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द सीलियक डिजीज। यहाँ पे लेके मोस्ट कॉमन एसोसिएशन, ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन अगर ऑटोइम्यून रिएक्शन ओरल अल्सर कराए तो उसको क्या कहते हैं? एब्सेस अल्सर। लेकिन ये बहुत बहुत ना होने के बराबर, रेयर रेयर। क्लियर है कि नहीं? बहुत रेयर, ना होने के बराबर। लेकिन एब्सेस अल्सर बहुत सारे और लोगों में हो सकते हैं। देखें, एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं, एक इंडिविजुअल है, नॉर्मल बंदा है, हेल्दी बंदा है, उसके सर पे जनाब 5 साल उसने नहीं पढ़ा है, ठीक है,
वैसे टाइम ज़ाया किया है और कल उसका एग्जाम है। क्लियर है कि नहीं? अब पहले तो पूरे घर के लिए हीरो है, लेकिन कल उसका एग्जाम है, वो जीरो भी बन सकता है। इसका मतलब एग्जाम है, एग्जाम का एक टेंशन होता है कि नहीं? एग्जाम का एक टेंशन है, स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस की वजह से जब बंदा एक कंडीशन में चला जाता है तो जनाब स्ट्रेस की वजह से या तो उसको वोमिटिंग हो जाती है, स्ट्रेस कैन काज डायरिया, स्ट्रेस कैन काज कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस कैन काज एप्टस अल्सर। तो कभी कभार, और जब एग्जाम हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम होता है बंदा कहे यार कल क्या करूंगा, चाहे किसी ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, दोनों में स्ट्रेस होता है। बात समझ रहे? अब जब एग्जाम हो जाता है चाहे गलत हो ठीक हो, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम डाउन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब स्ट्रेस की वजह से आम बंदे में भी अगर एक स्ट्रेस है, इंसान उसने फौजगी की खबर सुनी है, वो स्ट्रेस में चला गया, वो जोर की वजह से, मल्टीविटामिन डिस्टर्बेंस की वजह से इसके एप्टस अल्सर हो जाते हैं। तो एप्टस अल्सर स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर होता है, जिसको हम शेंकर अल्सर ऑफ द माउथ भी कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं? अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये मल्टीविटामिन है, मतलब विटामिन सी टैबलेट दे दें या कोबालामीन दे दे, लेकिन पेशेंट को बताए कि आप स्ट्रेस ना लें। क्लियर है? इसको स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर भी कहते हैं माउथ के अंदर। अब लेके व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ सीलियक डिजीज। शाबाश। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सीलियक डिजीज ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, वेरी गुड। नंबर 1, अवॉइड ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट। वेरी गुड। या वीट कंटेनिंग डाइट, ठीक है, दोनों सेम। ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट, इसको अवॉइड करना है। नंबर 2, हाँ जी, ग्लूटेन फ्री डाइट बताएंगे। क्या बताएंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट। मतलब पेशेंट को बताएंगे कि ग्लूटेन फ्री डाइट ले, ठीक है। ग्लूटेन फ्री डाइट, फॉर एग्जांपल द बेस्ट फूड फॉर सीलियक डिजीज पेशेंट थ्रू द लाइफ, दैट इज राइस। वो क्या होता है? राइस होता है, ठीक है। तो राइस वो लेंगे, मतलब राइस लेंगे, बॉयल्ड ले सकते हैं, अनबॉयल्ड ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट राइस के अंदर ग्लूटेन नहीं होती, ठीक है। ओके, आपने ये बात नहीं करनी, क्योंकि जो सीलियक डिजीज है ये एज डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आपसे पेरेंट्स यही पूछेंगे कि मेरा बच्चा कब तक इस तरह करेगा, आपने कहना है लॉन्ग लाइफ करेगा। क्या करेगा? लॉन्ग लाइफ। लेकिन उन कंडीशन में जिन बच्चे को सीलियक डिजीज किस एसोसिएशन की तहत हुई है? जेनेटिक। लेकिन अगर किसी बंदे को सीलियक डिजीज हुई है और इसका काज क्या है, तो जब वो काज हम रूल्ड आउट करें, काज को ठीक करें, तो फिर कुछ वक्त के बाद वो वीट कंटेनिंग डाइट भी ले सकेगा। तो if the celiac disease is there by birth, that is called irreversible। क्या है? irreversible। लेकिन अगर आफ्टर द बर्थ किसी वजह से हुआ है तो फिर ये क्या है? ये रिवर्सिबल कंडीशन है। क्लियर है? लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है? जेनेटिकली होता है। तो आपसे पेरेंट्स क्या पूछेंगे? ये एनालिसिस स्टेप 2 में सीलियक डिजीज पेशेंट को आपने काउंसल करना है। वो कहेगा डॉक्टर साहब हमने अभी बच्चे को बिल्कुल पूरी जिंदगी वीट देना नहीं है, ये तो फिर सर्वाइव भी नहीं करेगा। आपने कहना है कि जितना एनर्जी, जितनी तवानाई वजूद को, बॉडी को गंदम देती है, उतनी सी ज्यादा एनर्जी गंदम के अलावा कुछ और भी हमारे पास खुराक की आज़ा है जिसमें मौजूद है, और आपके बच्चे को हम देंगे, जिससे आपकी बच्चे की जनाब वजूद भी ठीक रहे, उसका वजन भी ठीक रहे, उसकी नशनुमा भी ठीक रहे, लेकिन उसको जनाब यह है कि पेचस भी ना हो, डायरिया भी ना हो। क्लियर है? फिर आपसे वो ये पूछेगा कब तक केक आएगा, तो आपने बताना है कि ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जब भी जनाब परहेज नहीं करेगा तो उसको डायरिया होगा। तो इससे बेटर यह है कि जितना हो सके पूरी जिंदगी ये बच्चा अगर छोटा भी हो या बड़ा भी होता जाएगा तो उसने कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिस वजह से उसको डायरिया हो जाता है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपने कहा कि आपने सिर्फ चावल ही खाने हैं, तो हम ये कहेंगे, वो कहेगा कि मैंने तो सुना था कि चावल की वजह से बंदे को गैस्ट्राइटिस होता है। वो कहेगा हमारे मोहल्ले में एक बंदे ने चावल इतने खाए थे कि उसको किडनी स्टोन हुए हैं, तो फिर क्या होगा? मेरे बच्चे को ये होंगे क्या? तो आपने ये बताना है कि चावल की इस्तेमाल ज्यादा करेगा, लेकिन और भी खुराक है जो चावल के बगैर है वो हम बताएंगे। वो कहेगा कौन कौन से, जल्दी बताया था कि मैं बच्चे के लिए ले लूँ। तो आपने बताना है कि नहीं, अभी हमारी टीम आपके लिए एक टाइम टेबल बनाएगी पूरे हफ्ते की, और ये टाइम टेबल आपको और आपके जो वाइफ है उसको हम समझाएंगे। अगर आप घर पे होंगे तो उस टाइम टेबल के जरिए आपने बच्चे को खुराक देनी है। किसको? मंडे वाले दिन क्या देनी है, ट्यूसडे वाले दिन क्या देनी है, इससे और फिर आपने बच्चे को उस टाइम टेबल के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करा है ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे। तो इसका मतलब छोटे बचपन से वो हॉस्टल में डाल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है वो पूरी जिंदगी फिर ये खाता रहे। क्लियर है कि नहीं?
ग्लूटेन फ्री व्हीट भी आ चुकी है, एक्सीलेंट। अभी मार्केट में ग्लूटेन, जिस तरह लैक्टोज फ्री मिल्क होता है इसी तरह ग्लूटेन फ्री व्हीट भी होता है। क्लियर है? वो क्या आप बताओगे गंदम तो खाएगा, लेकिन वो गंदम नहीं जो आप लोग खाते हैं, उसको हम एक खास किस्म की गंदम देंगे, उसकी बोरी लेके दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड ग्लूटेन फ्री व्हीट। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द मेल एब्जॉर्प्शन कंडीशन। नेक्स्ट पढ़े के बात करें। हाँ चलो ओके, इंशाल्लाह कल 9:30 पे मुलाकात होगी, ठीक है। आज के जो टॉपिक थे वो है ग्रुप में फिर कोई बंदा शेयर करे, क्योंकि आज रास्तों की वजह से कुछ लोग ना सके, तो आप लोग भी इंशाल्लाह यहाँ जाने के बाद कोशिश करें कि घरों में जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे धरने वाली साइड पे जाए, तो ऐसा करो कि घर में जाए, हॉस्टल में जाए, रेस्ट करे, मौज करे, ठीक है। लेकिन यह कि किसी भी जगह पे रैली का, किसी भी जगह पे आउट गोइंग का कभी भी हिस्सा ना बने, इसमें कोई पता नहीं चले।